नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सुनी चौहान। 2024 का चुनावी समर यानी कि बेहद दिलचस्प। लोकसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान तो हो ही चुका है और 19 अप्रैल से 1 जून तक 7 चरणों में आम चुनाव कराए जाएंगे। और खास बात यह है कि लोकसभा की सीटों के लिहाज से देश के सबसे बड़े राज्य यूपी में 7 चरणों में चुनाव होगा और इसका पहला चरण बीजेपी के लिए अहम होने के साथ ही काफी चुनौतीपूर्ण भी है। यूपी में पहले चरण में जिन सीटों पर चुनाव है, पिछले चुनाव में वहां पर ज्यादातर सीटों पर विपक्ष का वर्चस्व रहा है। 2019 का अगर जिक्र किया जाए तो लोकसभा चुनाव में 8 सीटों में से 3 पर बीएसपी और 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की थी। यानी 8 सीटों में से बीजेपी के पास अभी 3 सीटें हैं और ये सीटें हैं कैराना, मुजफ्फरनगर, पीलीभीत। और बात अगर की जाए यहां पर कुछ सीटों पर तो बीजेपी को भारी अंतर से हार का सामना करना पड़ा था, यानी कि एक तगड़ा झटका लगा था 2019 में। और इस बार लड़ाई रोचक इसलिए भी है क्योंकि जाटलैंड यानी कि आरएलडी और पिछली बार विपक्ष के साथ थी और इस बार बीजेपी का गठबंधन आरएलडी के साथ है और पश्चिमी यूपी में आरएलडी का अच्छा प्रभाव माना जाता है। और इसी बीच अगर बीजेपी के स्टार प्रचारक अमित शाह का जिक्र करें तो आज मुजफ्फरनगर के दौरे पर थे। मुजफ्फरनगर के शाहपुर पहुंचे हुए थे और यहां उन्होंने मंच से विपक्ष पर जमकर कटाक्ष किए। उन्होंने कहा कि वर्ष 2017 के बाद यूपी से गुंडा राज है वो खत्म हुआ, पलायन कर गए। आज गृह मंत्री अमित शाह और आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी संयुक्त रूप से जनसभा को संबोधित करने के लिए पहुंचे। शाहपुर कस्बे के राष्ट्रीय इंटर कॉलेज के मैदान में आज केंद्रीय राज्य मंत्री और बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर संजीव बालियान के समर्थन में जनसभा आयोजित की गई और रैली के मंच से बोलते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इस बार चुनाव में सपा का सुपड़ा साफ हो जाएगा। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सपा ने चीनी मिलें बंद कराई, बीजेपी ने चलवाई और गन्ने के जो दाम है वो बढ़ाए गए। शाह ने विपक्षी गठबंधन को घमंडिया गठबंधन तक कह डाला। मोदी जी को हम तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं या नहीं चाहते? जोर से बोलो, चाहते हैं या नहीं चाहते? मोदी जी ने गरीबों के उत्थान के लिए, किसानों के उत्थान के लिए ढेर सारे काम किए। मोदी जी ने गुड़ और गन्ने के इस क्षेत्र के अंदर गन्ने के लिए राष्ट्रीय नीति बनाकर ढेर सारे बदलाव किए। भाई और बहनों, आप याद करिए, जब कांग्रेस की सरकार थी गन्ने की एफआरपी 210 प्रति क्विंटल थी, 210, और आज 340 रुपया प्रति क्विंटल करने का काम मोदी जी ने किया है। मुझे बताओ, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? जोर से बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? एक कांग्रेस पार्टी ने 70 साल तक राम जन्मभूमि के मुद्दे को अटका कर रखा, लटका कर रखा, भटका कर रखा। मोदी जी ने केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया और 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा भी कर दी। मोदी जी ने देश को सुरक्षित किया है। भाई और बहनों, ये चुनाव में जो घमंडिया गठबंधन इकट्ठा हुआ है, 12 लाख करोड़ के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार करने वाले लोग इकट्ठा हुए। मैं आपको बताना चाहता हूं, मोदी जी चौधरी चरण सिंह जी के गौरव समारोह में आए, उस दिन उन्होंने भ्रष्टाचारी बचाओ रैली बनाई और वो रैली में भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने की बात करी। मैं आज इस मंच से समग्र उत्तर प्रदेश की जनता को कहना हो, 2014 में मोदी जी ने कहा था
जिन्होंने भ्रष्टाचार करा है वो जेल में जाएंगे। और 2024 में भी कह रहे हैं जिसने भ्रष्टाचार किया है वो जेल की सलाखों के पीछे चले जाएंगे। कि पिछली बार के चुनाव के बाद वो दोबारा शाहपुर आए थे, याद है कि नहीं याद? जब चौधरी अजीत सिंह जी शाहपुर आए, बहुत भावुक पल थे लोगों के लिए, और शाहपुर के लोगों को शायद उस समय मालूम नहीं था कि चौधरी अजीत सिंह जी का आखिरी पड़ाव वो यहाँ शाहपुर में उनका है, आखिरी मौका और अवसर लोगों के लिए था उनको देखने का और सुनने का। उन पलों को आप सजो के रखना। चौधरी अजीत सिंह जी के लंबे राजनीतिक सफर और जीवन यात्रा में मुजफ्फरनगर के लोगों का और खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा। और मैं जानता हूं आज चौधरी अजीत सिंह जी की आत्मा बहुत खुश होगी। वो ये दिन देखना चाहते थे, वो देश की तस्वीर देखना चाहते थे। वो चाहते थे कि देश में जो कर्मठ और ईमानदार और मेहनतकश लोग हैं उनके उत्थान के लिए काम करने वाले सबसे बड़े नेता रहे चौधरी चरण सिंह जी का सम्मान होना चाहिए। और मैं जानता हूं कि यहां जितने लोग बैठे हैं आपकी मुस्कुराहट नहीं टूट रही उस दिन से जब भव्य कार्यक्रम में महामहिम राष्ट्रपति जी ने मेरे हाथों में आपका भारत रत्न दिया। ये भारत रत्न आपका है। मुजफ्फरनगर का हर एक व्यक्ति गदगद होना चाहिए। भारत के किसानों का और कमेरों का सम्मान रखने वाली भारत सरकार के लोग आज आपके बीच आए, उम्मीद के साथ आए हैं कि दोबारा तीसरी बार बड़ा मैंडेट, बड़ा विश्वास मुजफ्फरनगर के लोग चुनाव में वोट करके देंगे। 19 की तारीख पहले चरण में यहां चुनाव है। कहीं कोई कसर मत छोड़ना साथियों। पहले जो थोड़ी बहुत कसर थी, अब जब लोकदल और भारतीय जनता पार्टी एक हो गए और एनडीए में हम शामिल हो गए तो 2024 का जो महासमर है वो बेहद चुनौतीपूर्ण होने के साथ साथ बेहद दिलचस्प भी है। आज जिस तरीके से मुजफ्फरनगर में आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी और गृह मंत्री अमित शाह एक मंच पर नजर आए और चुनावी जनसभा को संबोधित किया, और इस बीच तमाम बड़ी बातें भी निकलकर सामने आई। अपने प्रत्याशी के समर्थन में वोट की अपील और विपक्ष पर प्रहार। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं क्योंकि पहले चरण में 19 अप्रैल को वोटिंग होनी है। 102 सीटों पर मतदान होगा। लोकसभा की 543 सीटों के लिए 7 चरणों में ये मतदान होने हैं। तो पश्चिमी यूपी को साधने की जो रणनीति है भारतीय जनता पार्टी की, वो क्या कुछ रणनीति, विस्तार से चर्चा करेंगे। पहले आपका परिचय करा देते हैं। अनीश अंसारी जी बीजेपी नेता जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मोहम्मद साजिद हैं सपा प्रवक्ता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में शामिल होने के लिए। जितेंद्र तिवारी जी हैं कांग्रेस प्रवक्ता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आरएलडी प्रमुख प्रवक्ता हैं रजनीकांत मिश्रा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में शामिल होने के लिए। वरिष्ठ पत्रकार कृष्णा पंडित जी जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सुरेंद्र दुबे जी वरिष्ठ पत्रकार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आप सभी मेहमानों का स्वागत। शुरुआत बीजेपी नेता से कर लेते हैं, अनीश जी से। अनीश जी, बहुत सारी, अगर 2019 का जिक्र इसलिए क्योंकि 19 अप्रैल को मतदान होना है और वो सीटें सामने आ रही हैं। जाटलैंड के अगर देखा जाए, जाटलैंड से शुरुआत हो रही है भारतीय जनता पार्टी की। मुजफ्फरनगर और नगीना, इसे एक तरीके से कहा जाता है कि यहाँ पर जाट का बहुत वर्चस्व है या वोट जो है बेहद मायने रखता है। और आज अमित शाह का दौरा, आरएलडी प्रमुख एक मंच पर नजर आए और एक बार फिर से, क्योंकि पिछली बार क्या कुछ स्थिति रही है ये सभी को पता है, लेकिन उस कमी को इस बार क्या पूरा कर पाएंगे, क्योंकि ये गठबंधन का टेस्ट भी है इस बार। देखिए, जहां तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात है, भारतीय जनता पार्टी इस बार
बहुत अच्छा करने जा रही है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। खास तौर पे जाट बेल्ट की जहां आपने बात कही है, जाट बेल्ट में इस बार सबसे अधिक वोट प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी एनडीए के पक्ष में होगा। जयंत चौधरी के आने से भारतीय जनता पार्टी काफी मजबूत हुई है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। इस बार अनेकों सीटों पर तो ऐसा होगा कि विपक्षी यानी एनडी गठबंधन को कहीं खाता खोलने का भी नंबर नहीं आएगा। चलिए, जीत का दावा 400 पार के लक्ष्य के साथ भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है आरएलडी के साथ जो गठबंधन। आरएलडी प्रमुख प्रवक्ता भी हमारे साथ रजनीकांत मिश्रा जी जुड़े हुए हैं। इसके बाद कांग्रेस प्रवक्ता का भी रुख करेंगे। आरएलडी प्रमुख रजनीकांत जी का रुख कर लेते हैं। रजनीकांत जी, 2019 की स्थिति से आप परिचित हैं क्योंकि विपक्षी जो पार्टियां हैं वो भारी पड़ी थी। इस बार चूंकि गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के साथ, और इस गठबंधन के बाद तमाम जो आरएलडी के नेता हैं वो छिटके भी हैं, तो इस गठबंधन को कैसे देख रहे हैं? क्योंकि पूरी तैयारी, क्योंकि एक तरीके से ये टेस्ट है और बेहद चुनौतीपूर्ण भी है जिस तरीके से इंडिया अलायंस हुआ। रजनीकांत जी, अनम्यूट कर लीजिएगा। हेलो जी रजनीकांत, आवाज गई? जी जी सुन पा रहे हैं, कंटिन्यू। आवाज आई? जी आवाज आई? जी सुन पा रहे हैं, कंटिन्यू। देखिए, ये गठबंधन स्वाभाविक गठबंधन है और जैसा कि आपने कहा पिछली बार का अनुभव, तो पिछला अनुभव तो पता है, सबको पता है। हम लोग कुछ मतों से चुनाव हार भी गए। देखिए, इस बार जो है एक तो तैयारी, दूसरी चीज ये है ना कि अभी अभी हमारे भाजपा के प्रवक्ता ने कहा कि यहाँ तो खाता नहीं खुलेगा, तो ये बात सही है। यहाँ तो इन लोगों के खाता भी नहीं खुलने वाले हैं। ठीक। न इनका कोई प्रोग्राम है, न इनका कोई विजन है, न इनके लड़ने का कोई तरीका है। अभी इनके न कोई रैलियां हैं, न कोई उपाय है, न कहीं कोई सोच है। हमने शुरू कर दी। हम लोगों ने, आपने प्रधानमंत्री जी के साथ उस दिन चौधरी चरण सिंह गौरव सम्मान की बात आपने देखा ही। आज की रैली अमित शाह साहब के साथ 6 तारीख को फिर प्रधानमंत्री के साथ जैन जी की रैली है और इस तरह से 12 तारीख तक का कार्यक्रम तय है। बीच में 5 तारीख को योगी जी के साथ भी एक रैली है। तो ये तैयारी है और इस तैयारी में, और हमने पिछला अनुभव भी मैं आपको बता दूं कि हमारा भाजपा से गठबंधन था तो हम 7 सीटों में 5 सीटें जीते थे लोकसभा की। ये बीच में कुछ बातें रही और एक हम लोगों ने कोशिश की, लेकिन इनका कोई विजन समझ में नहीं आया। इस गठबंधन का कोई विजन नहीं समझ आया, कोई व्यू नहीं समझ में आया कि जो गठबंधन है काफी मजबूती देगा और उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटें हम लोग जीतेंगे और 400 पार का नारा पूरा होगा। ठीक है, 400 का जो लक्ष्य है उसको पूरा करने की कवायद और जोर शोर से प्रचार प्रसार में भी इस लिहाज से तेजी भी देखने को मिल रही है। मोहम्मद साजिद जी का रुख कर लेते हैं, समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं प्रवक्ता। मोहम्मद साजिद जी, फिलहाल समाजवादी पार्टी की, क्योंकि लगातार ये भी सवाल उठ रहा है कि भाई जो बड़े चेहरे हैं अब वो चुनावी प्रचार प्रसार में देखे जा रहे हैं चुनावी मंचों से, जैसे कि आज अमित शाह मुजफ्फरनगर पहुंचे हुए थे। आरएलडी प्रमुख भी एक मंच पे नजर आए और चुनावी जनसभा को संबोधित किया, और लेकिन विपक्ष के कोई बड़े नेता अभी फिलहाल नजर नहीं आ रहे हैं। क्या तैयारी है? इंडिया गठबंधन बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहा है। ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। ये संविधान, आरक्षण और लोकतंत्र बचाने का चुनाव है। और जो आरएलडी और भाजपा आज चुनाव मिलकर लड़ रही है, अगर आज कहीं चौधरी साहब होते तो बड़ा दुखी होते और उनकी आत्मा बड़ा दुखी होती होगी कि जिन किसानों पर लाठियां बरसाई जा रही हैं, गोलियां बरसाई जा रही हैं, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, जिनको एमएसपी मांगने पर उनका हक देने के बजाय उनके रास्तों में कील और कांटे लगाए जा रहे हैं, और जो देश हिंदुस्तान दुनिया में सबसे ज्यादा आत्महत्या वाला देश बन चुका है, लगातार आत्महत्याएं किसान कर रहे हैं, महाराष्ट्र, कर्नाटक से लेकर यूपी तक। तो ऐसी पार्टी के साथ जो है वो एक किसानों की विचारधारा वाली पार्टी आरएलडी जो है वो चली गई है। तो उससे आज चौधरी साहब होते बड़ा दुखी होते। और देखिए, पश्चिमी यूपी का जाट हो या किसान हो या आम आदमी हो, वो भाजपा की बेरोजगारी है, भाजपा के द्वारा दी गई महंगाई है, भाजपा के द्वारा अभी तो अगर कहीं इस चुनाव के बाद जो है अगर वो
जो हम लोग जा रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि हम आपको क्या देंगे, हम देंगे आपको रोजगार देंगे, महंगाई से निजात देंगे, भ्रष्टाचार से मुक्ति देंगे, और ये क्या देंगे, भ्रष्टाचार देंगे, महंगाई देंगे, बेरोजगारी देंगे, तेल के दाम कहां से कहां पहुंचाएंगे, अभी और बढ़ाएंगे, चुनाव के बदले ही चलते इन्होंने नीचे किए हों, या जो बेरोजगारी है उसको और बढ़ाएंगे। दुनिया में वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में हिंदुस्तान बेरोजगारी में 7वें नंबर पर पहुंच गया है। इनके 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष कहाँ है। नेशनल हेल्थ प्रोफाइल में जो है हिंदुस्तान जो है यहाँ 1000 की आबादी पे एक डॉक्टर होना चाहिए, 11,043 लोगों पे एक डॉक्टर नहीं है। मशीनें कमीशन के लिए खरीदी गई हैं, लेकिन उन्हें चलाने वाले अटेंडेंट नहीं है। तो ऐसी तमाम मुद्दे हैं। भ्रष्टाचार, जो भाजपा आई थी कि हम भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, कई लोग भ्रष्टाचार में डूब गए हैं। आज इंडियन एक्सप्रेस ने छापा है कि 25 बड़े नेताओं को ईडी सीबीआई की कार्रवाई की गई। उसके बाद जब वो वॉशिंग मशीन में आए, साफ हो गए, उनमें से 20 के मामले ही खत्म हो गए, तमाम तो क्लीन चिट दे दी। तो जो वॉशिंग मशीन है, तो अब वो वॉशिंग मशीन की सच्चाई बताई जाएगी कि जो कपड़े धुल रहे हैं, जो नेताओं के पास धुल रहे हैं, वो किस तरीके से धुल रहे हैं। तो इस बार ठीक है, लेकिन विपक्ष को भी ये तो सोचने की जरूरत है कि अगर विपक्ष से जो विपक्ष के नेता अलग थलग हो रहे हैं तो आखिर क्यों हो रहे हैं, इस पर भी सोचने की जरूरत है विपक्ष को। जितेंद्र तिवारी जी का रुख कर लेते हैं, कांग्रेस प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खुल पाएगी, क्योंकि 400 पार का लक्ष्य है एनडीए का, और उसी लक्ष्य के साथ, उसी रणनीति के साथ सत्ता पक्ष तैयारी में जुटा हुआ है और मंचों पर चुनावी जनसभाओं को संबोधित कर रहा है। क्या तैयारी विपक्ष की? सबसे पहले मैं आपकी बात से जोड़ता हूं। आपने जाटलैंड की बात की है ना, बिल्कुल वो जाट की लैंड है। और जाट किस लिए जाना जाता है? जाट की सबसे बड़ी पहचान है वो किसान है। बिल्कुल। किसान का सबसे बड़ा धन क्या है? उसकी खेती। कांग्रेस के समय की खेती का आप तुलना कर लीजिए और अभी की खेती की तुलना कर लीजिए। क्या इन्होंने हरित क्रांति जैसा कोई कदम उठाया? क्या इन्होंने यूरिया का रेट बढ़ाया या घटाया? यूरिया जो किसान खरीदता था 200 रुपए ज्यादा आज किसान खरीद रहा है और 10 किलो कम पा रहा है। इसके बाद भी अगर भाजपा को लगता है कि हमें वोट देगा, तो किसान वोट क्यों देगा? किसान की जो लागत फसल की कांग्रेस के समय में मिलती थी, उससे आपने कम कर दिया, दोगुनी करने का आपने वादा किया था। किसान आपको वोट क्यों देगा? किसान आपको वोट इसलिए दे दे कि मिश्रा जी बता रहे हैं अमित शाह की रैली होगी, मिश्रा जी बता रहे हैं योगी की रैली होगी। रैली होगी, आएंगे, आपके लिए तालियां बजाएंगे, लेकिन वोट आपको नहीं देने जाएगा। दूसरी बात, चौधरी चरण सिंह की आप बात कर रहे हैं, हम सबके लिए सम्मानित है, लेकिन चौधरी साहब का नाम किस लिए जाना जाता है? कि वो किसानों के नेता रहे हैं। ठीक बात। और आप किसान की बात नहीं करेंगे, आप चौधरी साहब की बात करेंगे, लेकिन आप किसान की बात नहीं करेंगे। तो आप पहले किसान की बात करिए, इसके बाद चौधरी साहब की बात करिए। अगर आप किसानों को लाठी चलाएंगे, किसानों के लिए कील बिछाएंगे और फिर इसके बाद आप चौधरी साहब की बात करेंगे, तो इसका किसान इतना बेवकूफ नहीं है। किसान होशियार है। आज का किसान जो है वो पढ़ा लिखा है, और खासकर पश्चिमी यूपी का किसान जो है वो पूरे प्रदेश के किसानों का प्रतिनिधित्व करते हैं। जब भी किसानों की आवाज उठी है तो पश्चिमी यूपी ने अगुवाई किया है, चाहे हमारे पूर्वांचल की बात रही हो, चाहे बुंदेलखंड की बात रही हो। तो ऐसे किसानों के लिए आप जब किसान की बात करेंगे, जब किसानों की फसल का दाम बढ़ाने की बात करेंगे, एक वो समय था जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी और देश में लगभग 78% जो देश के लोग थे वो खेती से रोजगार पाते थे। आज आप देखिए खेती से कितने लोग रोजगार पा रहे हैं। रोजगार की बात छोड़ दीजिए, किसान खुद खेती से अपना पेट भरने के अलावा उसकी जेब में 1 रुपया नहीं आता है। कई बार किसान आत्महत्या कर लेते हैं, वो अपने खाद का दाम नहीं चुका पाते इस वजह से। और खाद का दाम कांग्रेस के कार्यकाल में आपने हरित क्रांति योजना का भी जिक्र किया जितेंद्र तिवारी जी। आपने कहा कांग्रेस के कार्यकाल में किसानों की क्या कुछ स्थिति रही, फिर ये परिवर्तन क्यों, फिर जनता का भरोसा क्यों डगमगाया, अगर कांग्रेस का जिक्र करें। रजनीकांत जी कुछ कहना चाह रहे थे, जवाब ले लेते हैं, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। जी। रजनीकांत जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? अनम्यूट। जी। किसानों की बात नहीं की। देखिए, कांग्रेस की गवर्नमेंट में मैं 10 साल सरकार में रहा, कांग्रेस की गवर्नमेंट में जी। अरे 5 साल में हो गए, 5 साल की गवर्नमेंट में रहा मनमोहन सिंह के। जो काम मुझे करना था वो मैंने किया। कांग्रेस ने कोई बात मानने की जरूरत ही नहीं थी इनको। आप कहते रहिए,
अंत में सरकार छोड़ना पड़ेगा, आदमी को इस्तीफा देना पड़ेगा। दूसरी चीज, ये किसानों के किसी आंदोलन में खड़े हुए हैं तो इस बात को करें, ये बताएं कि किसानों के किस आंदोलन में खड़े रहे। अभी जो किसानों का आंदोलन चला था कितने दिनों का, उसमें किसने, सपा ने, इन्होंने क्या किया? उस आंदोलन में मैंने भाग लिया, मैंने उस आंदोलन को पुनर्जीवित किया, किसानों के लिए बात की, किसानों के लिए दबाव बनाया, और मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देता हूं कि उस कानून को वापस लिया। आपने क्या किया? आप इसको कहने वाले कौन है? किसान जानता है कि उसके लिए कौन क्या कर रहा है। आज मैं सरकार के साथ हूँ, सत्ता में हूँ, तो मैं मेरी बात सुनिए। अब मैं आपके बीच में बोला नहीं, आप बोलिएगा। देखिए, मैं सत्ता में हूँ, सत्ता के साथ हूँ, मेरी बात किसानों की वही है, मेरी बात अभी भी गन्ने के मूल्य पर है। उस दिन मोदी जी के साथ मंच पर मेरे नेता ने बोला कि सरकार बनाओ, गन्ने का मूल्य भी 400। मोदी जी मंच पर थे, मोदी जी कहीं बाहर नहीं थे, मंच पर ही थे। आप देखिए, आप लोग कोई आंदोलन किसानों का तो करेंगे नहीं, तो 2014 में कोई बात नहीं करेंगे किसानों के जो नहीं फसल की दाम है उसको दोगुना कर देंगे। आप देखिए, क्या आप कोई बताइए, उन्होंने किया क्या? आंदोलन में जाओगे नहीं, बताइए। अभी आप गठबंधन में हो गए हैं, इस वजह से उनकी बात कर रहे हैं, लेकिन आप उसी के साथ गठबंधन में हैं जो किसान को लाठी चलाया, जिसने किसानों को लाठी चलाया। चलिए, गठबंधन में सुर और लहजा चेंज हो जाता है, लेकिन मुद्दे वही रहते हैं। ठीक है, किसानों के मसीहा का जिक्र आज चुनावी मंच से चौधरी चरण सिंह का जिक्र किया गया, लेकिन किसानों का हितैषी कौन, इसको लेकर हम आगे चर्चा को बढ़ाते हैं। हमारे साथ कृष्णा पंडित जी भी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार, और सुरेंद्र दुबे जी भी जुड़े हुए हैं। पहले कृष्णा पंडित जी का रुख कर लेते हैं, इसके बाद सुरेंद्र जी का करते हैं। कृष्णा पंडित जी, क्योंकि पक्ष और विपक्ष के जो मुद्दे निकलकर सामने आ रहे हैं, पश्चिमी यूपी से शुरुआत, क्या लगता है जाटलैंड की कठिन जमीन पर कमल खिल पाएगा, या विपक्ष जिन मुद्दों को आधार बना रहा है वो मुद्दे प्रभावी हो पाएंगे? देखिए, वर्तमान की जो परिस्थिति बनी हुई है, जिस समीकरण पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, पश्चिमी यूपी में अभी जो गठबंधन दिख रहा है पूरी तरीके से हावी दिख रहा है। चाहे रैली के समय में हो, चाहे कार्यकर्ताओं को टटोलने की बात हो, या जमीन पर जाकर लोगों को अपनी बात रखने की बात हो, पूरी तरीके से बीजेपी की जो गठबंधन है वो मजबूती में दिख रही है। अभी विपक्ष कोई रैली आयोजित नहीं कर पाई, विपक्ष लोगों तक पहुंच नहीं पाए हैं। 10 दिन बाद चुनाव, आप सोचिए 19 अप्रैल में चुनाव है और अभी तक कोई आयोजन, मायावती जी का प्रोग्राम होने वाला है, एक भी अभी उनका कोई कार्यक्रम वहां नहीं हुआ, या विपक्ष के लोगों का नहीं हुआ। कहीं ना कहीं देखिए, समीकरण इसी तरीके से देखा जाता है कि कौन कहाँ किस तरफ झुक रहा है और कितना झुक रहा है। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि देखिए, जब चौधरी चरण सिंह की बात होगी तो निश्चित रूप से उनका सम्मान, किसानों का सम्मान जोड़ा जाएगा। और जिस तरीके से इसके पहले की भी सरकार थी, किसी ने भारत रत्न देने की बात नहीं की या नहीं दिया, लेकिन आज जो चौधरी चरण जी को सम्मान दिया गया बीजेपी सरकार के द्वारा, वो किसान अपना सम्मान मानते हैं और किसान उनके साथ हैं। आज भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आरएलडी के साथ किसान की पूरी लॉबी है, चाहे जितनी भी बात कर ले कांग्रेस या विपक्ष, लेकिन हमें नहीं दिखाई देता कि इनके साथ किसान कहीं जुड़े हुए हैं। आप ये जान लीजिए कि जाट जो होते हैं, जाट, दलित और मुस्लिम, ये 3 बाहुल समीकरण बना हुआ है, जिसमें कि मुस्लिम का वोट आपको पता ही है कि बीजेपी को न के बराबर मिलता है, वो बीजेपी मानती चली आ रही है। तो जहां जहां जो सीट बनी हुई है उसका समीकरण वो तय कर चुके हैं, लेकिन जाट और दलित जो है ये समीकरण को बना देंगे। जिस तरीके से चुनाव के पहले इनका गठबंधन हुआ और बीजेपी को बहुत बड़ी लाभ मिलती हुई दिखाई दे रही है। जिन सीटों पर बीजेपी ने जो है हार का सामना किया था, वहां मजबूती से लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। पिछले दिनों प्रधानमंत्री जी मंच से चाहे गन्ना समर्थन मूल्य की बात कही हो, या बंद जो मिलें हो गई थी उनको चालू कराने की बात योगी सरकार ने निश्चित रूप से किया है। और देखिए, किसानों को लाभ मिला है, किसान नीति योजना के माध्यम से डायरेक्ट उनके खाते में पैसा जा रहा है योगी जी द्वारा। तो हम बरगला नहीं सकते। कई चीजों को क्या होता है, विपक्ष सामने रख करके बरगलाने की कोशिश करता है, लेकिन वो चीजें अभी इसके पहले जो कांग्रेस की सरकार है, कई वर्षों तक रहा देश में सरकार, लेकिन आपसे लोग क्यों बिछड़ रहे हैं, ये बहुत बड़ी सोचने वाली बात है। विपक्ष की रणनीति, विपक्ष की स्ट्रैटेजी क्या है, ये हर कोई जानना चाहता है, मोहम्मद जी और साथ ही जितेंद्र जी, क्योंकि लगातार
अगर कोई योजना, कोई रणनीति है, जब तक हम जमीनी स्तर पर जाकर आम जनता को बताएंगे नहीं, तो फिर ये कैसे संभव है कि हम जनता का विश्वास जीत पाएंगे? क्योंकि एक रणनीति बहुत मायने रखती है। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ सुरेंद्र दुबे जी भी जुड़े हुए हैं, रुक कर लेते हैं। सुरेंद्र जी, ये सारे जो समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं, पश्चिमी यूपी से शुरुआत, जाटलैंड से शुरुआत, क्योंकि पिछले 2019 का अगर जिक्र किया जाए, बीजेपी को जिन सीटों पर झटका लगा, वहीं पर अब इस बार मजबूती देखने को मिल रही है। कैसे देखते हैं? अनम्यूट करिएगा। अनम्यूट करिएगा। हमारे उत्तर जी। प्रदेश जी। म्यूट हो गया ना। हाँ जी। देखिए, उत्तर प्रदेश में जो चुनाव होता है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ही नंबर 1 शुरू होता है। तो उसको आप इस ढंग से मत देखे कि इस बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश से शुरू हो रहा, वहीं शुरू होता 1 से लेकर के बाकी पूरे उसमें 80 सीटें होती हैं। बिल्कुल। मेरी दृष्टि से वहां 2 ढंग का जाट नेता है। एक जो आंदोलन के समय किसी के साथ रहता है, वो पहले बड़े टिकैत जी के साथ था, फिर छोटे टिकैत जी के साथ हो गया, और जब चुनाव होता है तो वो अपनी पार्टी के हिसाब से बढ़ जाता है। ये हमने पिछली बार भी देखा कि 13 महीने में 700 से अधिक किसान शहीद हुए, लेकिन चुनाव जो हुआ उसमें बीजेपी के साथ जाट गए। तो अब ऐसा क्या होगा कि नहीं जाएंगे? इसका एक दृश्य अभी हमने देखा, मेरे ख्याल 3-4 दिन पहले होगा, मुजफ्फरनगर का शायद था, जहां बीजेपी और आरएलडी के कार्यकर्ताओं में लाठियां चल रही थी। और ये कहा गया कि दोनों जो बीजेपी ये जाट हैं, ये आरएलडी को बीजेपी के जाने को बात से बहुत नाराज, हो सकता है नाराज हो। अभी तो जब वोटिंग होगी तब पता चलेगा। मुझे ऐसा लगता है कि ये एक जयंत चौधरी के राजनीतिक जीवन की एक कड़ी अग्नि परीक्षा होगी चुनाव में। और मैं उन्हें याद दिलाना चाहूंगा कि इसी तरह के राजनीतिक परिवर्तन, दल बदल उनके पिता श्री अजीत सिंह जी ने किए थे, और उसका नतीजा ये निकला कि वो चौधरी चरण सिंह जो पूरे देश के नेता थे, वो सिमट के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नेता रह गए अजीत सिंह की वजह से। और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि वही गलती फिर जयंत चौधरी ने कर दी। अब ये देखिए ये कितने जिलों के नेता रह जाते, स्वाभाविक तो इसको नहीं लेंगे। और जब हम लोग बात करते हैं कि साहब जो सम्मान दिया गया, एक मिनट हमारी बात कंप्लीट हो, बिल्कुल आप बोलेंगे, बोलने के लिए सबको बुलाया गया। तो जो उनको चरण सिंह को जो सम्मानित किया गया, उसको लोग सीधे कहते हैं कि एक डील की गई। चौधरी चरण सिंह को सम्मान देने के नाम पर जयंत चौधरी को इस बात के लिए राजी कर लिया गया कि आप बीजेपी में आ जाइए। बाकी कोई वैचारिक इनका कोई लेना देना नहीं था। अब मुझे आश्चर्य है कि इनके जयंत चौधरी को अखिलेश यादव के बहुत अच्छे और बहुत लंबे समय से राजनीतिक संबंध थे। बिल्कुल। अब कैसे उन्होंने मैटराइज किया ये उनकी अलग बात। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो चुनाव है, जाट नेता को आप ये समझ रहे हैं कि वो साहब उनसे मुस्लिम वोट की बात है, मुस्लिम वोट ना इनको मिलता था ना मिलेगा। उनके लिए कांग्रेस और सपा के लिए वो एक बहुत बड़ी धरोहर है, लेकिन बगैर जाट वोट के तो यहाँ कोई चुनाव नहीं जीत सकता। वो जो जाट वोट प्लस यहाँ पर बीजेपी है, वो अपना हिंदू मुस्लिम का कोई मुद्दा छोड़ देगी। अब वो कह रहे 400 पार है, हमारी सरकार बना दो, 400 रुपया गन्ना भी हम कर देंगे। ये तो अच्छा हुआ। अगर वो कहीं 600 सीट करने का नारा होता तो कह देते हम गन्ने का मूल्य 600 कर दिया जाए। ये इस तरह की जो बदकही चलती, इसका कोई राजनीति मतलब नहीं होता। बड़ी दुख की बात है कि इस देश में चुनाव सिर्फ नारेबाजी पर हो रहे हैं, किसी मुद्दे पर चुनाव नहीं हो रहा है कि क्या इस देश का युवक जो बेरोजगार है उसको कुछ मिलेगा, क्या इस युवक जो पढ़ रहा है उसको नौकरी के लिए कोई रास्ता। मैं देख रहा था आज ही शायद अखबार में
कमर्शियल गैस का दाम 32 रुपया घटा दिया गया, घरेलू गैस का 5 पैसा नहीं घटाया गया। इसका मतलब उनको हमारा वोट ही नहीं चाहिए, उनको वो कमर्शियल वोट चाहिए बेसिक जो उनके मुद्दों दाम से घटा इतर राजनीतिक फायदा जो है हमारे राजनेता देखते हैं और इस बात को फिलहाल नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। आपकी बात से इत्तेफाक रखते हैं क्योंकि कई महत्वपूर्ण बिंदुओं को आपने उठाया है। अनीस अंसारी जी का रुख करेंगे, आपका ही रुख कर रहे हैं। अनीस जी, देखा जाए जिस बात का जिक्र किया है आपने, सुरेंद्र दुबे जी को बखूबी सुना भी, कि आरएलडी और बीजेपी का जो गठबंधन है, हालांकि कई जो जाट समुदाय है या किसान कह लो, उनमें ये नाराजगी भी है। क्या इस नाराजगी से कोई डर? देखिए, पहले तो मैं आपको बताना चाहूं, अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता महोदय कह रहे थे, साजिद भाई, कि संविधान और लोकतंत्र की सही परिभाषा ही हम लोग जानते हैं। उस समय संविधान कहाँ था जब रामपुर तिराहा कांड हुआ था? समाजवादी पार्टी की सरकार थी, घिनौना कृत्य हुआ था, कहाँ थे आप? और दूसरी बात, सहारनपुर की दंगे में जहाँ की ये बात चल रही, अगर आप सुनने की क्षमता रखते हैं तो सुनिए। आपको मैंने चुपचाप सुना, आप भी चुपचाप सुनिए। ठीक है। आप भी किसी का नाम दंगे में आप कहाँ थे? आप भी नाम के दंगे में आप कहीं नहीं थे, जैसे आंदोलन के पीछे सहारनपुर का दंगा आपका प्रायोजित दंगा था, रामपुर तिराहा कांड आपने करवाया। आप संविधान की बात कर रहे हो, आपके मुंह से अच्छी नहीं लग रही। आप पूरा इंडिया गठबंधन मात्र मुंगेरी लाल के सपने देखें, आप लोग मुंगेरी लाल के सपने देखें। आपके पास कार्यकर्ता तो बचे नहीं जिससे कि आप मैदान में आगे चुनाव लड़ाएं। आपकी हर जगह पर, हर सीट पर समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस, आते हैं जितेंद्र जी, आते हैं रुक करेंगे। ठीक है मोहम्मद जी, आप अनीस जी अपनी बात को पूरा करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। सारे मेहमान इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, नहीं करना चाहिए किसी का, अपनी बात कहिए। आपसे तेज हल्ला मचा सकता हूं मैं, आपसे तेज हल्ला मचा सकता हूं, लेकिन हल्ला मचाने में आप जो है वो आप हल्ला मचाने में वैसे ही बहुत आगे। सही बात पे तो हम आगे ही रहते हैं, अच्छी बात पे हम आगे रहते हैं। ठीक है, सपा का जो सपा के नारे याद कर लीजिए, लड़के हैं, गलती हो ही जाती है। आपके बहुत बुद्धिजीवी जिसे आप कहते हैं, उन मुख्यमंत्री जी ने कही थी, शर्मनाक बातें आप लोग करते हैं। इस तरह की बातें ना किया करें। बता दीजिए, अगर तो हम आरक्षण खत्म कर देंगे। मैं तो सोनी जी से ही कहूंगा कि अगर लोग सुनने की क्षमता नहीं रखते तो उन पर ना बिठाया करें उन्हें। ठीक है, ठीक है, धमकाइए नहीं अनीस जी, अपनी बात को पूरा करिए, जल्दी से पूरा करिए तो हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है मोहम्मद जी, संविधान और लोकतंत्र की बात जो लोग करते हैं उनको अपने गिरबान में झांक लेना चाहिए। और रही चुनाव की बात, ठीक है अनीस जी, फिलहाल मेरा सवाल ये नहीं था। ठीक है, आप जो बातें कह रहे हैं अच्छी बात है, और हालांकि इससे रिलेट करते हुए कुछ बातें आज गृह मंत्री अमित शाह ने भी मुजफ्फरनगर के चुनावी मंच से कही हैं कि गुंडा राज था वो फिलहाल खत्म हुआ है। मोहम्मद साजिद जी, इसको लेकर आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, पहले मेरी बात तो पूरी होने दीजिए। मेरी तो आपने अनीस जी, इतना वक्त नहीं होता है और भी मेहमान इंतजार कर रहे हैं, जल्दी से अपनी बात को पूरा कर लीजिए। बता रहा हूँ, आप सुन कहाँ रहे हो। मेरा कहने का मतलब ये है, सिर्फ सोनी जी आप देख लीजिए थोड़ा सा पिछले 6 दिन का रिकॉर्ड उठा के, हर सीट पे हर जगह सपा, कांग्रेस, ये एनडी गठबंधन वाले, आज आया राम, कल गया राम को टिकट दे दिया, परसों और बहन जी को टिकट दे दिया, कल जीजा जी को टिकट दिया, परसों उसको दिया। इन पे सीट पे टिकट तो पैदा हो नहीं रहे, इन पे व्यक्ति तो पैदा हो नहीं रहे चुनाव लड़ाने वाले। क्या चुनाव लड़ेंगे ये, और क्या पब्लिक? समय ज्यादा नहीं बचा है मोहम्मद साजिद जी, और समाजवादी पार्टी में या गठबंधन में जिस तरीके से टिकट लेने देने को लेकर अभी भी एट ए टाइम विचार विमर्श हो रहा है, इससे लेकर उसको उससे इससे ये सब चल रहा है। तो क्योंकि अब समय वक्त ज्यादा बचा नहीं है, क्या अभी भी कोई ठोस रणनीति है? विचार करेंगे ये लोग। मोहम्मद साजिद जी, ये सवाल मोहम्मद साजिद जी से है। अनीस जी ठीक है, आपका रुख करते हैं, तब आप अपनी बात को रखिएगा। मोहम्मद साजिद जी, बीच में देखना, आप ईवीएम बेचारी फंसे के बीच में, विचारों को चुप कराइए, ये बहुत जो है वो ठीक है। साजिद जी, तो टिकट को लेकर जो फेरबदल का सिलसिला जारी है, इसको लेकर ठोस रणनीति कोई विपक्ष की? समाजवादी पार्टी की बहुत मजबूत रणनीति है भाजपा के खिलाफ।
एक अभी एक तो रोज मजबूत कैंडिडेट उतारा बदल रहे जा हैं, रहा है। रामपुर में बदल रहे हैं, और इन मुरादाबाद में विचारों बदल में रहे ये हैं, बोल रहे बदायूं में हैं बदल रहे इनकी हैं, रोज प्रत्याशी कैंडिडेट एक बदल रहे हैं। महिला थी इतनी बेचारी, वो भी मजबूत रो गई, रणनीति है, वो भी रो इतनी रही है मजबूत मंच पर रणनीति है इन मुख्यमंत्री जी लोगों की। की, रोज कैंडिडेट बदल नहीं, रहे हैं। महिला तक तो नहीं अब बचता, ये बदायूं में बात तो करते डर की हैं कि वजह से नारी के भाग गए सम्मान इनके में। सपा के कैंडिडेट। बेचारे अब दूसरे आए, बेचारी वो रो सोच रही रहे हैं थी मैं मंच कौन सी पे, गली से भागूं। बेचारी बदायूं में मंच पर रो कैंडिडेट रही पैदा थी। नहीं हो रहे। वरुण गांधी जी भाजपा मुख्यमंत्री की मीटिंग में मुख्यमंत्री नहीं बदल आए। सकती है, 100 भाजपा रोज मुख्यमंत्री बदल सकती है। जिस ठीक है। राज्य में चुनाव होता है, आप मुख्यमंत्री बदले बिना चुनाव नहीं लड़ आते हैं हमारी पाते। मर्जी है, हम जितेंद्र जी, किसको जितेंद्र जी, वो वे वो आपकी विधानमंडल मर्जी दल है, का नेता बनाए, वो वो हमारी आपकी मर्जी है। मर्जी है, लेकिन इंडिया आपकी गठबंधन तरह अपने मर्जी कैंडिडेट से नहीं नहीं बदल बदल रहे। सकती है कैंडिडेट। जीरो ग्राम एक एक इंडिया करके, गठबंधन ठीक है। आपसे पूछ के हम बदलेगी कैंडिडेट नहीं बदल कैंडिडेट। रहे, प्रत्याशी नहीं बदल रहे, इंडिया गठबंधन उनसे प्रत्याशी पूछ नहीं के बदल रहे बदलेगा। हैं। ठीक है, एक जितेंद्र तो तिवारी जी का रुख कर लेते हैं, जितेंद्र तिवारी जी का रुख कर लेते हैं। मोहम्मद साजिद जी और अनीश जी आपका रुख करेंगे, तभी आप अपनी बात को रखिएगा। जितेंद्र तिवारी का रुख कर लेते हैं। जितेंद्र जी, अगर देखा जाए, चूंकि अब समय ज्यादा नहीं बचा है और जिस तरीके से अगर समाजवादी पार्टी का जिक्र करें, लगातार जो फेरबदल किया जा रहा है टिकटों को लेकर, पिछले कई दिनों से जो लगातार खबरें सामने आ रही हैं, क्योंकि वक्त ज़्यादा बचा नहीं है और विपक्ष को लेकर लगातार यही तैयारियों को लेकर सवाल उठ रहा है कि जितनी एक ठोस रणनीति के साथ सत्ता पक्ष चुनावी मैदान में नजर आ रहा है, विपक्ष कहाँ है, विपक्ष की क्या तैयारी है, क्योंकि वोट परसेंटेज बढ़ाने को लेकर और भारतीय जनता पार्टी के वोट परसेंटेज को मात देने को लेकर, टक्कर देने को लेकर क्या कुछ रणनीति? देखिए, मेरा सबसे साजिद जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये बोल रहा अभी था, रैली समाजवादी पार्टी मजबूती के साथ है ना, कोई चुनाव लड़ रही है और काफी विचार विमर्श के बाद ही टिकट दिए जा रहे हैं और जो टिकट काटे गए हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं रणनीति है। और जो भाजपा बात कर रही है टिकट को लेकर, टिकट देने के बाद फिर दूसरे को दे दिया जाता है, तो इसको लेकर तो सवाल उठेंगे ना। एक महिला नेता थी बेचारी, कल मंच पर रो रही थी मुख्यमंत्री की जनसभा में, उन तक का टिकट काट बदायूं की दिया। बात करो, बदायूं की बात कीजिए ना, यूपी में 9 टिकट काट दिए, रामपुर की बात कीजिए, और मुरादाबाद की बात 12 कीजिए, इन्हें कैंडिडेट नहीं मिल रहा है। ये अपने आप को व्यक्ति नंबर अरे वन साहब, आपने बड़ी व्यक्ति नंबर वन पार्टी बना है। कन्नौज में किसे उतारेंगे, बहू को, बेटी को, बरेली में एक कैंडिडेट तो इतना परेशान हो गया, परिवार की राजनीति वहाँ करने इतना वाले परेशान कैंडिडेट हो नहीं गया उतार कि पा रहे। उसने ये कह दिया कि मैं जो है वो चुनाव नहीं लड़ूंगा और टिकट वापस कर दूंगा। बरेली लोकसभा के एक कैंडिडेट हैं और यहाँ के सांसद हैं, उनका टिकट आगे तो काट बदलाव दिया। नहीं होगा और ये साजिद जी, 405 आगे तो बदलाव टिकट नहीं में होगा। इसको संघमित्रा को लेकर जिक्र कर रहे हैं अनीश जी, आगे तो बदलाव नहीं होगा, ये तो तय है ना। जहाँ जरूरत पड़ेगी हमको, जहाँ लगेगा राष्ट्रीय नेतृत्व को, जहाँ लगेगा चलिए जितेंद्र जी, जितेंद्र जी आपसे सवाल था मेरा, जितेंद्र जी। मेरा अंसारी साहब से एक सवाल है। ठीक है, अपने परिवार अनीश जी और साजिद जी, जितेंद्र जी से सवाल है जी। अनीश जी, मेरा आपसे एक सवाल है। अगर आप इतना मजबूत अपने आप को समझते हैं, तो रालोद से अंतिम समय में गठबंधन की क्या जरूरत पड़ी? रालोद से गठबंधन क्यों आपने किया? उस किसान नेता से आप गठबंधन जैसे इंडिया गठबंधन हुआ किसानों की बात करते कि मोदी जी को हराना है और ऐसी रणनीति के साथ विपक्षी अलायंस हुआ, तो ये कैसा सवाल है? जितेंद्र जी, फिलहाल जो सवाल हमारा था तैयारियों को लेकर, उसको लेकर क्या कहेंगे? आदरणीय सुरेंद्र दुबे जी की बात से सहमत हूं कि ये गठबंधन जो है जनता को दिखाने के लिए आपने चौधरी चरण साहब को सम्मानित किया। हो सकता है कहीं आपने ईडी का डर दिखाया हो, इसलिए अंतिम समय में गठबंधन हुआ। और सिर्फ ऐसा नहीं है, कई सारे बहुत सारे नेता हैं, तो इसलिए ये आप मत दिखाइए कि हम बहुत मजबूत हैं। जब भ्रष्टाचारियों पे चाबुक चलने की बात जनता होती पार्टी है, इसलिए अगर मजबूत हो, ऑटोमेटिक दर्द हो जाता है ईडी के नाम का। आते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड निकालेंगे, कृष्णा जी आते हैं। बॉन्ड निकालेंगे ना, गाड़ी में तिनका आप तो बात कर रहे हैं की गाड़ी में बैंक से पैसा ठीक है, लाने ठीक है, की। आपने ठीक है, अकेले ठीक है। एसबीआई के दम पे इतना इलेक्टोरल बॉन्ड से ठीक पैसा है, निकाल लिया रजनीकांत जी कि का रुख कर बैंक लेते हैं, अगर चेक होगा रजनीकांत जी तो- का रुख कर लेते हैं। हालांकि ये सवाल जायज नहीं था, जो सवाल जितेंद्र जी आपने पूछा कि भाई विपक्षी अलायंस क्यों हुआ, तो ये इस सवाल का जवाब आपसे भी ये सवाल किया जा सकता है। ठीक है, रजनीकांत जी का रुख कर लेते हैं। रजनीकांत जी, चूंकि बीजेपी से गठबंधन हुआ आरएलडी का, रजनीकांत जी आप सुन पा रहे हैं, जो ये गठबंधन हुआ और इस बीच आरएलडी के भी कई बड़े नेता जो हैं वो छिटके हैं, तो क्या लगता है किस पाले में जाएंगे? अनम्यूट करिएगा।
जी। तो हमारे लिए मत बात करिएगा। आप मेरे नेताओं पर, मेरे नेता कितनी बार केंद्रीय मंत्री रहे, मेरे ऊपर कोई आरोप नहीं। मुझे मत इस बात का धमकी दीजिएगा। ईडी और सीबीआई और अपने शब्द वापस ले लीजिए। आप आरएलडी के लिए बात नहीं कर सकते, आपने गलत बात कही। आप भाजपा के लिए बात कर रहे हैं। भाजपा ने ऐसा क्यों किया अपना विजन नहीं क्लियर कर रहे हैं। आप चुनाव लड़ने लायक नहीं है, आप अपनी तैयारी नहीं कर रहे हैं, हमको ईडी सीबीआई दिखा रहे हैं। हमें कह रहे हैं हम चुनाव लड़ने लायक नहीं, हम तैयारी नहीं कर रहे। सुरेंद्र दुबे जी ने किसान ये नहीं कह रहा, ये किसान नहीं कह रहा, और पहले आप भी नहीं कहते थे। जब आप भाजपा के साथ हो गए तब ये बात। चलिए ठीक है, कृष्णा पंडित जी का रुख कर लेते हैं। कृष्णा पंडित जी का रुख कर लेते हैं। कृष्णा पंडित जी कहते हैं इस बार जो लोकसभा चुनाव है वाकई जो त्रिकोणीय मुकाबला है, बड़ी और कड़ी परीक्षा है इस बार। एक तरफ एनडीए का 400 पार का लक्ष्य है और दूसरी तरफ विपक्ष की तैयारी आप देख ही रहे हैं। तो क्या कुछ समीकरण नजर आ रहे हैं आपको? ठीक है पूरा विपक्ष जो है जी। चुनाव से पहले ही मैं आपको एक बात रजनीकांत जी, जितेंद्र जी, जिस तरीके से ये माहौल बना रहे हैं, ये अपनी कमियों को छुपाने के लिए, देखिए इनका फिजिकल अपीयरेंस पब्लिक के बीच में हो नहीं रहा जी। विपक्ष का फिजिकल अपीयरेंस पब्लिक से नहीं है, कनेक्शन नहीं है, कनेक्टिविटी नहीं है, ये कहीं जाना नहीं चाहते। अब आप चाहेंगे चुनाव जीत जाइए, मतलब चुनाव के 4 दिन पहले प्रत्याशी आप नहीं दे पा रहे हो और आप कहोगे कि फिर बाद में ईवीएम ही जिम्मेदार होगा। यहाँ एकदम सुंदर और साफ बात है कि विपक्ष के जो लोग हैं आज अपना पूरा जो है एक बना चुके हैं कि हम लोगों के साथ तो ईवीएम आएंगे, बाद में ईवीएम को तो हम लोग हथियार बनाएंगे। अरे आज आपको मैदान में जाना था नहीं, उसके लिए तो सीएससी ने पहले ही क्लियर कर दिया है ना। सुरेंद्र जी का रुख कर लेते हैं चूंकि समय कम है, क्योंकि सीएससी ने पहले ही कह दिया है कि भाई ईवीएम पर ठीकरा नहीं फोड़ना, उसके लिए उसको लेकर पहले ही सख्ती बरती है और आने वाले समय में सख्त कार्रवाई भी हो सकती है। तो ये चीजें पहले से क्लियर हैं। वो बात अलग है कि ये बात बार बार निकलकर सामने आ रही है। ठीक है सुरेंद्र जी, विपक्ष की जो तैयारियां नजर आ रही हैं और इन तैयारियों को आप बेहतर तरीके से भाप भी पा रहे हैं, क्योंकि जमीनी स्तर पर विपक्ष के कोई भी बड़ा चेहरा फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। सुरेंद्र जी, मैं तो कहता हूं विपक्षियों से ये पूछ लीजिए 7 दौर का दंगल जो है कोरोना है। 4 जून को किसका मंगल होगा? सुरेंद्र जी, फाइनल कमेंट आपका। अरे मैं तो पहले फाइनल आ तो जाऊं। सुरेंद्र जी सुन पा रहे हैं आप? एक मिनट हाँ। जी बोलिए सर, बोलिए जी, फाइनल कमेंट आपका कि ये जो 7 दौर का दंगल है 4 जून को किसका मंगल होने वाला है? विपक्ष की तैयारियां भी आप देख पा रहे हैं और सत्ता पक्ष का जो 400 पार का लक्ष्य है। चलिए, आवाज क्लियर नहीं है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आपको बता दें 2000 सुरेंद्र जी, चूंकि समय कम नहीं है, क्या आप सुन पा रहे हैं? अनम्यूट कर लीजिए अगर आप सुन पा रहे हैं। चलिए, फिलहाल आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो 2000 देखा जाए आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर 2024 का जो रण है वो बेहद दिलचस्प है, लेकिन सत्ता पक्ष का जो लक्ष्य 400 पार का लक्ष्य और उसी रणनीति के साथ चुनावी मैदान में नजर आ रहा है। जिस तरीके से आज मुजफ्फरनगर के चुनावी मंच पर आरएलडी और गृह मंत्री एक साथ आरएलडी प्रमुख नजर आए और चुनावी जनसभा को संबोधित किया और विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। इन तमाम मुद्दों के बीच सवाल बेहद महत्वपूर्ण कि आखिर विपक्ष की जो तैयारी है वो कहां है? पक्ष का वार और विपक्ष कब करेगा प्रहार, ये सवाल जो है हावी होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ ऐसा खास बुलेटिन में इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। मोदी जी को हम तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं या नहीं चाहते? आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।